कल हम आपको क्या पढ़ाए थे? अवतल दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध। यू मतलब क्या? स्मॉल यू मतलब दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। वी मतलब स्मॉल वी मतलब क्या? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। एफ मतलब दर्पण की फोकस दूरी। समझ गए? इन तीनों में हमने क्या संबंध निकाला था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये किसके लिए आया था? अवतल दर्पण के लिए। आज किसके लिए हम लोग निकालेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछेगा क्लियर क्लियर कि उत्तल दर्पण के लिए आप यूवीएफ में संबंध स्थापित करिए या अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित करिए। तो आपको याद क्या करना है? फिगर। जैसे वो वाला फिगर था उत्तल दर्पण के लिए, फिगर देखिए कैसा बनेगा। उत्तल दर्पण कैसा बनता है? उभरा हुआ पृष्ठ कौन सा पृष्ठ रहता है इसमें? परावर्तक पृष्ठ। और दबा हुआ पृष्ठ कौन सा रहता है? कलई किया हुआ। ये क्या कौन सा दर्पण बन गया बेटा? उत्तल दर्पण बन गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। ये आप लिखेंगे एग्जामिनेशन कॉपी में, लिखेंगे माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। अच्छा, फिर आप ये मुख्य अक्ष बना देंगे, लिख देंगे जिसका दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F है। इतना तो लिखिएगा ही लिखिएगा। ठीक है, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। ठीक है, और दर्पण के सम्मुख एक वस्तु क्या रखी गई है? AB। एक वस्तु क्या रखी गई है? AB। वस्तु AB के शीर्ष B से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु N से टकराती हैं। शीर्ष B से मुख्य अक्ष के समांतर। क्या लिखिएगा? वस्तु AB के शीर्ष B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु N से टकराती हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से लिखना है जैसे आपके परागण कैसे गए, ऐसे गए, यहाँ से मुड़े ऐसे गए, सब यही लिख देना है कि दर्पण के जो सामने जो वस्तु AB रखी गई है इसके शीर्ष B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु N से टकराती है। टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस F से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस F से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। और इसको आगे आप बढ़ा देंगे इस साइड को तीर का निशान दिखा करके। समझ गए ना? ठीक है, और दूसरा क्या था? एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, दूसरा कहां से होकर जाता है? वक्रता केंद्र से होकर। ये याद रखिएगा, एक कहां से होकर के जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरा वक्रता केंद्र से। ज्यादातर मामलों में यही होगा, ये भूलेगा नहीं आप लोग को फिगर बनाने में। और जो वक्रता केंद्र के दिशा में जाएगा वो वक्रता केंद्र से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और ये दोनों किरणें जो बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, कहां प्रतिच्छेद करेंगी? B डैश पर। यानी ये प्रकाश की किरणें कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं? B डैश से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और B डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब क्या डाल दिया? B डैश, और इसका नाम रख दिया A डैश। बन गया फिगर, हो गया काम हमारा। समझ गए? हाँ, एक काम आपका और बाकी है कि दर्पण के बिंदु N से मुख्य अक्ष पर एक लंब, उसमें भी डाले थे ना, कल के डेरिवेशन में डाले थे कि नहीं डाले थे? दर्पण के बिंदु N से मुख्य अक्ष पर एक लंब NM डाले। M और कहीं नहीं लिए है ना? हाँ, कहीं नहीं लिए है। ठीक है, ऐसी राशि आप लेंगे, चर राशि। एक चर राशि को आप दो बार नहीं लेंगे। कितनी बार लेंगे? एक बार। अगर P एक बार ले लिए हैं तो P दोबारा आप नहीं ले सकते। P हमेशा पोल, दर्पण का ध्रुव ही रहेगा। C हमेशा क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र ही रहेगा। M1 M2 हमेशा क्या रहेगा? उत्तल दर्पण रहेगा। F हमेशा क्या रहेगा? फोकस, मुख्य फोकस। बेटा फोकस दूरी और मुख्य फोकस में अंतर होता है। ऐसे आप F को फोकस दूरी कभी नहीं कहिए। फोकस दूरी होता है स्मॉल f, और कैपिटल F क्या होता है? मुख्य फोकस। मतलब कैपिटल एक बिंदु का नाम है, लेकिन स्मॉल f उस बिंदु की दर्पण के ध्रुव P से दूरी है। यानी जब इन दोनों के बीच की दूरी दिखाएंगे तो इस दूरी को कैसे दिखाएंगे? स्मॉल f से। ठीक है, लेकिन जब इस बिंदु को दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे? कैपिटल F से। अच्छा, ये वस्तु रखी गई है तो वस्तु की दूरी कहां से हम नापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे? U से, स्मॉल u से। अच्छा, ये बाईं तरफ नापी गई दूरी है ना, तो इसको क्या कहेंगे? माइनस u। क्या कहेंगे? माइनस u। अच्छा, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी PA डैश। PA डैश कितना होगा बताओ? बात, दर्पण के ध्रुव से दाहिने तरफ नापी गई दूरी है तो प्लस लिया जाएगा ना।
ये चिन्ह परिपाटी यही ना बताए थे कि दर्पण के ध्रुव से जब हम दाहिनी तरफ नापेंगे तो दूरी क्या होगी, धनात्मक। तो जो v है वो v क्या होगा, प्लस v होगा। ठीक, और ये जो pf है ये तो a डैश तक हो गया, लेकिन जो pf है ये दूरी आपकी pa डैश है, ये दूरी आपकी pa डैश है, p से लेके a डैश तक। ये दर्पण का ध्रुव है, ये a डैश पे प्रतिबिंब बनाया ना, a डैश b डैश, तो pa डैश का मान क्या आ गया, प्लस v। और pf क्या है आपका, फोकस दूरी। अब तो ये क्या होगा, प्लस एफ होगा कि माइनस एफ होगा, प्लस एफ होगा, समझ गए ना। और ये माइनस यू आपका क्या है, पी ए है, पी ए है, ये पी ए डैश है, ये पी एफ है, समझ गए। हम अब देखिए फिगर बना लिए ना। अब देखिए सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे, इतना फिगर बना करके लिख लेंगे, फिर सारा खेल जैसे उसमें हम लोग खेले थे सेम इसमें भी खेलेंगे। दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को समकोणिक समानुपातिक साबित करेंगे, दर्पण का द्वारक छोटा है, एन को आर के पास, एन को पी के पास लाएंगे। यही सब जो उसमें किए थे वो इसमें भी किए थे। ईमानदारी से अगर घर पे जाकर अगर आप लोग कर का डेरिवेशन पढ़े होंगे तो आज का डेरिवेशन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना m1 m2 क्या है, उत्तल दर्पण है। m1 m2 क्या है, उत्तल, ये आप लिखेंगे कापी में, लिखेंगे एग्जामिनेशन कापी में। माना m1 m2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F है। हाँ, दर्पण के मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने वस्तु AB रखी गई है। वस्तु AB के शीर्ष B से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु N पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण के लिए मामला प्रतीत होती है हमेशा लिखोगे ना, आती है नहीं लिखोगे, आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण के लिए तो सीधे कर दोगे आती है। ठीक है, और फिर दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, जो दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जाती है और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। इतना लिख लिया ना। उसके बाद हम लिख देंगे कि ये दोनों प्रकाश किरणें बी डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात बी डैश से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश डाला, बी डैश ए डैश। चाहते तो ये सब हम लिखाते, आपको सामान्य ट्यूशन में ऐसे ही लिखाया जाता है और 2 दिन की चीजें 1 हफ्ते में पढ़ाई जाती हैं। अब इसी को हम लिखाते तो 20-25 मिनट जाता कि नहीं जाता, आपका फर्जी का जाता। जबकि ये सब चीजें तो लिखा हुआ है ना किताब में, अब चाहेंगे तो किताब में से देख करके लिख लेंगे, खाली समझने की बात है। और एग्जाम में आपको किताब में से भी रटना नहीं है, केवल क्या करना है, फिगर बनाना है और लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये यन से हमको यम को मिला है ना, इसी को इसको लिख दो। दर्पण के बिंदु एन से मुख्य अक्ष पर लंब एन एम डाला। ये लंब दिख रहा है कि नहीं, 90 अंश है कि नहीं, ये 90 अंश दिख रहा है ना। एक लंब एन एम डाला, ये 90 अंश दिख रहा, ये 90 अंश दिख रहा, ये 90 अंश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए अब देखिए हमारा काम चालू हो गया। त्रिभुज ए बी सी, ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। समकोणिक है कि नहीं, ये भी 90 अंश है, इसमें भी 90 अंश है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये सबसे पहले दूरी लिख लो, दर्पण के ध्रुव से किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। किसकी दूरी बेटा, वस्तु की दूरी क्या दी गई है, प्लस यू नहीं माइनस यू, क्योंकि बाई तरफ है ना, माइनस यू। फिर क्या लिख देंगे, दर्पण के ध्रुव से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी मतलब पी ए डैश, और पी ए डैश का मान क्या दिया गया है, प्लस वी। ये माइनस यू किसका मान है, पी ए का मान है, इस पी ए का मान है। ठीक, और फिर दर्पण के ध्रुव से या दर्पण के लिख देंगे, दर्पण की फोकस दूरी। क्या लिख देंगे बेटा, दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी प्लस एफ रहेगा कि माइनस एफ रहेगा, पी एफ। यही पी एफ दर्पण की फोकस दूरी होगी ना, तो ये प्लस एफ होगा, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से दाहिने तरफ नापी गई दूरी है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज। त्रिभुज के निशान कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। क्यों ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। बाकी कोई और रहता तो कैसे बना देते, ऐसे बना देते। त्रिभुज ए बी सी ऐसे लिख देंगे, चूंकि क्या लिख देंगे, ऐसे चूंकि, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। लिखने का तरीका सिखा रहे हैं, बाद में नहीं सिखाएंगे, अभी ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाता है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, देखिए जो बड़का वाला है और इसके अंदर ये जो छोटका वाला है, अब इन दोनों को हम ले रहे हैं, समकोणिक है।
क्या है, समकोणिक है। तो कल हम आपको प्रमेय बताए थे ना, दो समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ये लाइन लिखे थे कि नहीं कल आप लोग, हाँ ये याद कर लीजिए। तो संगत भुजाएं सबसे पहले कौन सा लेते थे, लंब लेते थे कि आधार लेते थे, लंब लेते थे। लंब मतलब ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश। उसके बराबर क्या होगा बता दो देख के, तो ए सी होगा ना, त्रिभुज ए बी सी लिया गया है ना, ए सी बटे ए डैश सी। ये छोटका वाला त्रिभुज लेंगे ना, एक त्रिभुज का मामला सेट हो गया, एक ये बड़का वाला और एक छोटका वाला। ऐसे ही तो उसमें भी किए थे। अब कौन सा त्रिभुज और आपको समकोणिक दिख रहा है, अच्छा इसके सामने आप क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये लिख देंगे, समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक है, अच्छा आप ये नहीं लिखेंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा। लेकिन हम क्या बताए हैं कि जब आप एग्जाम कॉपी लिखिए तो आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है। हम एग्जामिनर को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो एग्जामिनर कुछ नहीं जानता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है नहीं जानता है, समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे। जब आप ऐसे लिखेंगे तो एक को नंबर, आधा नंबर कटने की उम्मीद नहीं रहेगा, फुल में फुल मार्क्स पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा त्रिभुज लेंगे, एन एम एफ त्रिभुज। अच्छा यहां लिख देंगे, इसलिए चूंकि लिखे थे ना, चूंकि के बाद ये वाला चिन्ह जरूर लगाएंगे इसलिए। अब लिखिए चूंकि त्रिभुज कौन सा, एन एम एफ, समकोणिक दिख रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एन एम एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समकोणिक है। समकोणिक है कि नहीं, समकोणिक है। ये दोनों त्रिभुज देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों समकोणिक है ना, इसलिए इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी, एन एम बटे ए डैश बी डैश, एन एम बटे ए डैश बी डैश, एन एम बटे ए डैश बी डैश बराबर आधार क्या होगा, एम एफ बटे ए डैश एफ, एम एफ बटे ए डैश। अच्छा टर्म को ध्यान से देख देख के लिखिएगा, कहीं भी ए डैश की जगह अगर बी डैश लिख दिए तो मामला खराब, फिर आप लगाते रह जाएंगे, उत्तर आएगा होगा नहीं। ठीक है, बहुत ध्यान से देख देख के लिखिए। अच्छा ये क्लियर हो गया ना। इसके बाद कल हम क्या किए थे, ये जो एन है किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, दिख रहा है ना, एन एम बराबर ए बी। अब लिख दीजिए एन एम बराबर ए बी, इसलिए इस एन एम की जगह पे ए बी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एन एम की जगह पे हम क्या लिख दिए, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ बटे ए डैश एफ। यहां तक क्लियर है। अब देखिए कि इसमें एक तरफ का मामला सरपट हो गया है, एक तरफ का मामला, लेफ्ट हैंड साइड का मामला समान हो गया है, तो राइट हैंड साइड हम समान कर सकते हैं। ठीक है, समान कर सकते हैं। लेकिन अभी एम एफ की वैल्यू आपको पता थोड़ी ना है, आपको किसकी वैल्यू पता है, पी एफ की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है, पी एफ की। एम एफ की वैल्यू आपको पता नहीं है, किसकी वैल्यू पता है, पी एफ की। तो हम क्या मान लेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो ये जो एम एफ है किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। इस एम एफ की जगह पे आराम से आप क्या लिख देंगे, पी एफ। अब लिख दीजिए, इसके बाद लिख दीजिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक क्या है बेटा, छोटा है, तो एन एफ बराबर, एन एफ नहीं एम एफ, यही देखिए हम देख रहे हैं बार बार, एम एफ बराबर पी एफ। अच्छा ये आपको करना ही करना होगा, क्योंकि अगर आप ये पी एफ नहीं लिखेंगे तो फोकस दूरी एफ आएगी कहां से, संबंध तो यूवी एफ में निकालना है ना, तो एफ हमको लाना है तो इस एम एफ को हमको हटाना होगा। एम एफ हटेगा कैसे, इस दर्पण का द्वारक को बोल देंगे छोटा है, तो यन आपका पी के नजदीक हो जाएगा और एम एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। समझ गए। अब इस एम एफ के जगह पे क्या लिख दो, पी एफ लिख दो, बात आपकी बन चुकी है। ए बी बटे
ए डैश बी डैश बराबर एम एफ के जगह पे क्या लिख देंगे, पी एफ बटे ए डैश एफ। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। इतना चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हम इसको मिटाने वाले हैं, फिर इसको रिमाइंड करा देते हैं। सबसे पहले माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका फोकस दूरी है फकत कैन सी, सामने एक वस्तु AB रखी है, वस्तु AB के शीर्ष B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण BN दर्पण के बिंदु N से आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर के आती हुई प्रतीत होती है, और बिंदु B से वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटकर आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात B डैश से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। B डैश से मुख्य अक्ष पर लंब B डैश A डैश डाला, और यही A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब है, और बिंदु N से दर्पण पर एक लंब ANM डाला। ठीक, लिखने का काम खत्म। ठीक है, और लिखिएगा तेज, समय रहता है कम एग्जाम में, लिखिएगा तेज, अभी से लिखने की आदत डालिए। और घर पे जब जा रहे हैं ना, तो जो हम रिवीजन करा रहे हैं इसको 2 बार 3 बार करिए। एग्जाम आते आते कम से कम ये आपको 7-8 बार आपका रफ कॉपी पे हो जाना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अपने मन से कर पाएंगे, नहीं सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। अभी तो यही पढ़ रहे हैं ना, फिर लेंस पढ़ेंगे, मानव नेत्र विद्युत धारा देश का डेरिवेशन है, सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या मान लिए, एक बार त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों समकोणिक हैं। समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए सी बटे ए डैश सी। ठीक, यहाँ का मामला टाइट। उसके बाद त्रिभुज एन एफ और ए डैश बी डैश एफ समकोणिक हैं, समकोण त्रिभुज संगत भुजाएं एन एम बटे ए डैश बी डैश। ठीक, और फिर एम एफ बटे ए डैश एफ, एम एफ बटे ए डैश एफ। एन एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ए बी लिख दिए, ए बी बटे ए डैश बी। देख रहे हैं हम दाहिना बाएं दोनों का बाया बाया साइड बराबर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस एम एफ को हमको हटाना है। एम एफ को हमको क्यों हटाना है, क्योंकि हमको एम एफ का मान थोड़ी मालूम है, हमको तो पी एफ का मान मालूम है ना। पी एफ क्या है, फोकस दूरी है। तो हम क्या बोल देंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु एन दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट होगा, और एम एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के। एम एफ की जगह पे आप पी एफ लिख दिए, यहीं पर आपका मामला खत्म। अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना घटाना है, तोड़ना है। तो जैसे तोड़े थे ना, अच्छा ए बी को कैसे तोड़ सकते हैं, अच्छा नहीं ए बी को छोड़ो, पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसके बराबर ये लिख सकते हैं ना, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर लिख सकते हैं। चलो इसको मिटा दें ऊपर से, समझ में आ गया ना। हाँ, इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तब तो भारी दिक्कत है। समीकरण 1 व 2 से बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब मिटा दो नीचे का, ये सब तो समझा चुके हैं। चलिए अब देखिए एसी को बेटा हम किस में तोड़ेंगे। अच्छा देखिए, तोड़ने को तो एसी को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि ए एफ प्लस एफ सी, बात वही होगा। लेकिन अगर हम ए एफ और एफ सी में तोड़ेंगे तो ए एफ का मान आपको पता है, नहीं पता है, एफ सी का मान आपको पता है, नहीं पता है। लेकिन जब एसी को हम तोड़ेंगे एपी प्लस पीसी में, एपी प्लस पीसी में, देखिए एपी का मान आपको क्या पता था, एपी का मान क्या था माइनस यू, और पीसी का मान क्या था आर। ये पीसी वक्रता त्रिज्या है ना, पीसी वक्रता त्रिज्या है तो प्लस आर होगा कि माइनस आर होगा, प्लस आर। और पी के फोकस दूरी पी एफ क्या है प्लस एफ, अब पी ए डैश क्या है वी है, किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। वी मतलब कौन सी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब देखो इस एसी को हम क्या तोड़ेंगे, एपी प्लस पीसी में तोड़ेंगे ना। तब अब इसको तुम सोचो एएम प्लस एमसी में तोड़ोगे, कुछ फायदा होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एएम की वैल्यू आपको पता है, एपी की तो पता है, एपी की पता है, लेकिन एएम की कहीं पता है, नहीं पता है। इन्हीं चारों में हम तोड़ेंगे, इन्हीं चारों में आप तोड़ेंगे जो आपको मालूम रहेगा। चलो एसी को हम क्या लिख देंगे, एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी। चलिए बटे ए डैश सी, ए डैश सी कहाँ है बेटा, ए डैश सी। ए डैश सी को कैसे तोड़ोगे बताओ, ए डैश सी को कैसे तोड़ोगे कि आपको वैल्यू पता रहे। अच्छा ए डैश सी को जोड़ो, अगर जोड़ो ए डैश एफ प्लस एफ सी, अगर जोड़ भी दोगे तो ए डैश एफ पता है आपको, कहीं पता है,
एफ सी पता है? नहीं पता है। लेकिन ए डैश सी को अगर हम लिख दें पी सी इतना माइनस इतना पी ए डैश, ये बड़का में से इतना छोटका को घटा देंगे तो इतना ना बचेगा, तो पीसी आपको मालूम है, पी ए डैश आपको मालूम है। समझ गया ना? क्यों हम यही तोड़ रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि क्यों हम यही तोड़ रहे हैं। पीसी माइनस पी ए डैश, पीसी माइनस पी ए डैश बराबर। अच्छा पीएफ का तो मान आपको पता ही है, इसको तोड़ने की हमको जरूरत ही नहीं है। पीएफ का मान क्या दिया गया है? प्लस एफ, ए डैश एफ। अच्छा ए डैश एफ को कैसे तोड़ेंगे बच्चा? ए डैश एफ को कैसे तोड़ेंगे? पी, पहले पी दर्पण के ध्रुव से एफ तक की दूरी, फोकस दूरी, ये पीएफ में से इस पी ए डैश को अगर घटा देंगे तो इतना बचेगा ना। मान लो ये बड़ी सी लाइन है, हमको इतनी दूरी पता करनी है, इस बड़की लाइन में से इतना लाइन अगर मिटा दोगे या घटा दोगे तो इतना नहीं बचेगा। तो इसको हम ए डैश एफ की जगह पे अगर हम लिख दें पी एफ माइनस पी ए डैश, अब देखो पी एफ का ही मान पता है, पी ए डैश का ही मान पता है। अच्छा पीसी बराबर आर बराबर 2f होता है कि नहीं होता है? होता है ना, फॉर्मूला बताए थे ना, आर बराबर एफ बाई 2, नहीं एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f, यही ना बताए थे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यही ना संबंध बताए थे आर और एफ में। चलिए अब इसका मान रखते जाइए आप, ठीक है? इसका मान रखिए। एपी का क्या मान है बोलू? एपी का मान माइनस यू, एपी का मान क्या है? माइनस यू। पीसी का क्या मान है? आर, आर नहीं लिखेंगे 2f लिखेंगे। क्यों आर नहीं लिखेंगे? क्यों आर नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमको संबंध यू वी एफ में निकालना है, आर में निकालना ही नहीं है। हालांकि यहाँ आर लिखते हैं हम, लेकिन आर को हम किसमें बदल दिए? 2f में बदल दिए। किसमें बदल दिए? 2f में बदल दिए, क्योंकि हमको आर में संबंध थोड़ी निकालना है, हमको तो यूवीएफ में निकालना था ना। तो आर के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2f लिख देंगे। तो माइनस यू प्लस 2f बटे पीसी का मान क्या है बताइए? 2f, वेरी गुड। माइनस पी ए डैश का मान वी, प्लस वी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाता है। चलिए पी एफ का मान क्या है? प्लस एफ। अच्छा पी एफ का मान क्या है? प्लस एफ। माइनस पी ए डैश का मान क्या है? वी। पी ए डैश का मान क्या है? प्लस वी। बस अब हमको क्या करना है? तिर्यक गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें। चलिए इसको लिखिए माइनस यू प्लस 2f में गुणा करोगे f माइनस बी का, बराबर इस f में गुणा करोगे कोष्टक में 2f माइनस v का। समझ गए? पहले देखिए फिर छापिएगा, किताब में तो छापा ही हुआ है, समझिए। अब देखिए पहले एक को उठाओ, जब बीच में प्लस लिखा हो तो पहले एक को उठाओ, एक बार इसमें गुणा करो, एक बार इसमें गुणा करो, फिर प्लस चिन्ह के साथ इसको उठाओ, एक बार इसमें गुणा करो, एक बार इसमें गुणा करो। फिर यहाँ देखो तो यहाँ तो एक है, इसका एक बार इसमें करेंगे, इसका एक बार इसमें करेंगे। चलो तो माइनस यू का गुणा प्लस एफ में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस यू एफ आएगा। माइनस यू का गुणा माइनस वी में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस यू वी आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस 2f का गुणा f में होगा तो प्लस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? प्लस 2f का माइनस v में हो जाएगा तो माइनस 2fv हो जाएगा, ठीक है? बराबर f का गुणा 2f में होगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? माइनस fv। बोलो इतना चीजें क्लियर हो गया ना? चलो अब अच्छांतर पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करके इस साइड लाओ उसको, ठीक है? माइनस यू एफ प्लस यू वी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2fv, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2f स्क्वायर हो जाए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस fv बराबर कुछ बचा? 0। क्लियर हो गया एकदम? अच्छा 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस मतलब घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कटने का मतलब क्या है? 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो आप समान चर राशि कहीं पे दिख रही है? यूएफ, यूएफ कहीं पे है? नहीं है। यूवी कहीं पे है? नहीं है। एफवी है, एक एफवी यहाँ है, एक एफवी यहाँ है। अच्छा यहाँ माइनस का 2 एफवी है, यहाँ प्लस का कितना एफवी है? 1 एफवी है, तो कितना एफवी बचेगा? माइनस का 1 एफवी बचेगा, ठीक है? प्लस का एफवी नहीं बचेगा, क्योंकि 2 ठो कर्जा वाला एफवी है, एक कमाई वाला एफवी है, तो कर्जा वाला एफवी बचेगा ना। कर्जा वाला एफवी बचेगा तो किस में लिखा जाएगा? माइनस में लिखा जाएगा।
चलिए, माइनस यू एफ प्लस यू वी, ठीक है, और ये माइनस एफ वी बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब इस प्लस वाले को इधर ही रहने दो, माइनस वाले को उस साइड लेके चले जाओ, बुझ गए ना। इस यूवी को यहां रहने दो, बराबर यूएफ को उधर ले जाओ, प्लस एफ वी। खेल खत्म, खेल खत्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, यू वी एफ का भाग देने पर। देखिए जो पहला वाला आपको सिखाया था एकदम उसी तरीके से है, दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने। ऊपर का मिटा दे, पूरा ऊपर का मिटा देते हैं, चलिए ऊपर से लिखते हैं, ये पूरा आ गया ना। अब देखिए लास्ट में हमारा बचा क्या, लास्ट में हमारा बचा यू वी बराबर यू एफ प्लस एफ वी, ठीक है, लिख देंगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है बेटा, दोनों पक्षों में एक से भाग देने पर। चलो भाग दो, यू वी में भाग दो यू वी एफ से, प्लस यू एफ में भाग दो यू वी एफ से, प्लस एफ वी में भाग दो यू वी एफ से। कौन कौन कटा, यू वी से यू वी कट गया, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, एफ से एफ कटा, वी से वी कटा, बचा कौन ऊपर, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हमारा उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध आया। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, यूवीएफ में जो संबंध अवतल दर्पण के लिए आया था वही संबंध किसके लिए आया, उत्तल दर्पण के लिए आया। दोनों दर्पणों के लिए यूवीएफ में क्या संबंध होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन हमको चालाकी कहाँ करनी है, प्रश्नों में हमको देखना कहाँ है, ठीक है। तो जब उत्तल दर्पण रहेगा तो उत्तल दर्पण के लिए तो हमेशा, उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, ठीक। तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के कहां बनेगा, दाहिने तरफ बनेगा, हमेशा कहां बनेगा, दर्पण के दाहिने तरफ। तो उत्तल दर्पण के लिए भी हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। लेकिन अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण की खाली एक स्थिति के लिए भी प्लस रहता है, जब वस्तु कहां रखी गई थी, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई थी, तब प्रतिबिंब उसका कहां बना था, दर्पण के पीछे बना था। बाकी सभी स्थितियों के लिए अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कहां बना था, उसके सामने ही बना था। तो अवतल दर्पण के लिए भी हर केस में माइनस होगा, हर केस में माइनस होगा, केवल एक केस में प्लस होगा। वो कौन सा केस होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र, अरे मुख्य फोकस एफ और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में रखी गई रहेगी। किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं कि जब आप सवाल लगाने जाएंगे तो आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। अच्छा जैसे ही बताइए, मुझबानी बताइए, यदि अवतल दर्पण की, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, फोकस दूरी, हाँ बिल्कुल सही, 100। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर मतलब किसका मान दिया गया है, एफ का मान। वक्रता त्रिज्या पूछे मतलब कौन पूछे, आर पूछे, तो आर बराबर क्या होता है 2f, 2 × 50 क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। अच्छा अगर हम कहते हैं यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 200 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। समझ गए ना। इसी तरीके से एकदम हलवा तरह सवाल आता है, ठीक है। लेकिन जब आप ठीक से पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है रेखीय आवर्धन का, किसका, रेखीय आवर्धन का, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन का एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, वो आपको हम डेरिवेशन कल करा के, कल आप आंकिक प्रश्न ठीक से कराएंगे, लेकिन रेखीय आवर्धन आज आप समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। रेखीय आवर्धन इतना समझ गए ना। अच्छा इस पे का सवाल करा दें क्या, इस पे का सवाल करा दें, चलो लिखो, एक सवाल लिखो, जल्दी लिखो। 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर, हाँ सवाल है आपका 16 सेमी फोकस दूरी के किसके सामने, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के
सामने। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण दिमाग में घुमा कि नहीं घुमा? घूम गया ना? हाँ। सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है? 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ठीक है, समझ गए? चलिए, पूछा क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करिए। किसकी गणना करना है? प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करिए। प्रतिबिंब की स्थिति की क्या करना है? गणना करना है। अच्छा, अगर अपने दिमाग से सोचिए कि अगर हम कोई अवतल दर्पण बनाए तो अवतल दर्पण कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका अगर ये मुख्य अक्ष होगा, वक्रता केंद्र C होगा, मुख्य फोकस F होगा, तो अच्छा इसमें 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी इसका मान कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। कितना मान दिया है? 16 सेंटीमीटर। वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। कितनी दूरी पर रखी गई है? और ये वस्तु किससे दूरी पर रखी जाती है? दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से, मतलब जब ये 16 है, इसके सामने जब आप 8 सेंटीमीटर आएंगे तो इसका मतलब कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं वस्तु रखी गई है। समझ गए ना? तो अगर आपको वो 6 स्थितियां याद रहती मुझबानी कि सर जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। समझ में आया? हाँ। तो अच्छा, इसमें हमको क्या करना है? 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। किस फोकस दूरी यानी किसका मान दिया है? F का मान। तो F का मान 16 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 16 सेंटीमीटर लिखेंगे कि -16 सेंटीमीटर लिखेंगे? माइनस लिखेंगे गधा। अवतल दर्पण है ना, तो फोकस दूरी तो बाएं तरफ है ना। जब बाएं तरफ है, सवाल में भले प्लस लिखा है, लेकिन जब तुम लगाने लगोगे तो इसको क्या लिखोगे? -16 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसका मान दिया गया है? एक वस्तु 8 से, मतलब वस्तु की दूरी दी गई है, मतलब किसका मान दिया गया है? U का। वस्तु की दूरी दी गई है ना, तो U का मान दिया गया है। तो U बराबर क्या होगा? -8 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाए हैं? पता है क्यों लगाए हैं? क्योंकि वस्तु इसके इधर रखी जाएगी ना, U तो हमेशा माइनस होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ ही रखी जाएगी। ठीक है। अच्छा, मान किसका पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी V का मान पूछा है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए UVF में क्या संबंध होता है? 1/F = 1/V + 1/U। समझ गए? और F की वैल्यू क्या है? 1/-16। 1/V + 1/U की वैल्यू क्या दी गई है बच्चा? -8। ठीक है। अब क्या करो? 1/V को एक साइड रखे रहो। 1/V को एक साइड रखे रहो। इस ये तो -1/8 हो जाएगा ना। -1/8 को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? +1/8। और इधर ये -1/16 पहले से है ही ना। तो अब बराबर के नीचे बराबर लिखो। जो तरीका बता रहे हैं एकदम ऐसे ही हल किया करो। और इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? 16 आएगा। 16, 8 दूना 16, 2 का 2, -16 के 16, 1 का 1, 2 में से 1 गया 1/16। तो 1/V बराबर क्या आ गया? 1/16। 1/16। अच्छा, तो यानी जब तिर्यक गुणा करोगे तो V1 का V, 16 का 16, किसमें उत्तर आएगा? सेंटीमीटर में। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दूरी प्लस में आई है कि माइनस में आई है? प्लस में आई है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है। देखो, ये सूत्र में बता दिया आपका कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। अगर आपको वो याद न भी रहता, वो अगर वो जो छठवां स्थिति आपको बताए थे वो याद न भी रहता, तो ये सूत्र ही बता रहा है। प्लस का मान आने का मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है बेटा? दर्पण के पीछे बना है। और कैसा बना है? आभासी है कि वास्तविक? आभासी। हाँ, तो आप लिख देंगे कि प्रतिबिंब, लास्ट में उत्तर में लिख देंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और आभासी बनेगा। लिख देंगे बेटा। 4 नंबर में से 4 नंबर फुल में फुल पा जाएंगे। और कितना सवाल है? हल हुआ।
अच्छा, ये सवाल आपको समझ में कैसे आ रही है? क्योंकि आपने दर्पण को ठीक से समझा है कि U क्या है, V क्या है, F क्या है, C क्या है, कैपिटल F क्या है, स्मॉल f क्या है। कैपिटल F क्या है? मुख्य फोकस। स्मॉल f क्या है? फोकस दूरी। C क्या है? वक्रता केंद्र। P क्या है? दर्पण का ध्रुव। M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण। M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, जो भी दर्पण का नाम है। समझ गए? ये सब जब जाने तब ना आप इसको समझ पा रहे हैं। अब लिखिए, अभी और सारा सवाल कल कराएंगे इस पे, आज खाली ये छोटा सा देख लीजिए। लेकिन हम ये सवालिया इसलिए आपको कराया ना कि सवाल में आप समझिए कि प्लस में दिया है तो चुप मार के एफ का मान 16 सेंटीमीटर, यू का मान 8 सेंटीमीटर सीधा सीधा मत लिखिएगा। देख लीजिएगा कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, चलिए एक छोटी चीज जान लीजिए, इसका डेरिवेशन आपको कल कराएंगे हम। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन का गोली दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, कभी कभी सूत्र से ही परिभाषा दे दी जाती है। प्रतिबिंब की लंबाई, आज खाली हल्का हल्का लिखिए, कल इसको ठीक से समझाएंगे। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये फार्मूला आप याद रखे रहिएगा। अच्छा, रेखीय आवर्धन को कहीं कहीं आवर्धन क्षमता भी लिख देगा। ठीक है, घबराइएगा मत, कहीं आवर्धन क्षमता लिखा रहे तो जान लीजिएगा कि क्या पूछा गया है हमसे, रेखीय आवर्धन पूछा गया है। अच्छा, रेखीय आवर्धन परिभाषा क्या है? पूछेगा रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं गोली दर्पण का, तो बताइएगा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, मुख्य अक्ष के लंबवत। अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई कैसे नापी जाती है? लंबवत ही नापी जाती है ना। वस्तु की लंबाई कैसे नापी जाती है? लंबवत ही नापी। ये लाइन जरूर लिखेगा, गोली दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ये जब बटे में आ जाता है तो क्या हो जाता है? अनुपात। के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, देखिए रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं आपको याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा, खाली इसका सूत्र हमको याद है ना, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई आपकी क्या है? एच डैश, और वस्तु की लंबाई क्या है? स्मॉल एच। ठीक है, तो बोल दीजिएगा गोलीय दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के लंबवत नापे गए, ये जरूर लिखिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत नापे गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अच्छा, ये बताइए उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन आपका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? क्यों ऋणात्मक होगा? क्यों ऋणात्मक होगा? दिमाग खराब हो गया है? उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की लंबाई तो हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी गई है? मुख्य अक्ष के ऊपर। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां क्या रहती हैं? धनात्मक। ये तो हमेशा धन ही रहेगा। अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई ही ऋणात्मक में जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब देख रहे थे नीचे भी बन रहा था, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऊपर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और किधर बनता है? मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ। यानी ये तो प्लस था ही, ये भी प्लस हो गया, यानी उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। कोई आपसे फंसा के पूछ सकता है, कोई आपसे फंसा के पूछ सकता है कि बताइए उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो वहां अगर आपको ये अवधारणा स्पष्ट होगी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और वस्तु की लंबाई तो हमेशा धनात्मक ही होती है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी रहेगी, और प्रतिबिंब की लंबाई का ही हमको देखना है। और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। जब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये भी प्लस ही होगा, इसका मतलब उत्तल दर्पण के रेखीय आवर्धन हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, केवल एक स्थिति को छोड़ के, केवल एक स्थिति। वो कौन सी स्थिति रहेगी? जब वस्तु कहाँ रखी रहेगी? दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में। उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे बनता था। समझ गए ना? चलिए बाकी ये क्लास कल कर, कल इसको लगभग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका 2 चैप्टर फिजिक्स का खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला तो प्रकाश वाला था,
दूसरा क्या है, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इन दोनों को आपका ठीक से तैयार हो जाएगा। अब आपको हम केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे इसके बाद। ठीक है, ये दोनों तैयार रहना चाहिए। ठीक।